हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन लेट्स ब्रेक अप एंड लर्न। हो रही है इकोनॉमिक्स की शुरुआत। पढ़ाएंगे इंडियन डेवलपमेंट फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलिए शुरू कर। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला टॉपिक है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। यानी कि जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश रूल के द्वारा किया गया था इंडियन इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी को बहुत ही बेकार कर दिया था, एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया था हमारी इकोनॉमी को। हमारे देश की व्यवस्था को बिल्कुल जर्जर बना दिया था उन लोगों ने। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन कर दिया था, बिल्कुल जर्जर बना दिया था एग्रीकल्चर सेक्टर को। कोई भी वो रेवेन्यू खर्च नहीं करते थे हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने ये एग्रीकल्चर सेक्टर में थ्रू द जमींदारी सिस्टम हमारे एग्रीकल्चर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। किस तरह से उन्होंने जमींदार जो थे वो जमींदार को लगाया था और उनसे वो एक फिक्स्ड अमाउंट में कर वसूलते थे, फिक्स्ड कॉस्ट वसूलते थे। लेकिन उन्होंने फ्री कर रखा था जमींदार्स को। दे आर फ्री, द जमींदार्स आर फ्री एज मच एज दे कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी टेलर्स ऑफ द सॉइल। यानी कि जो किसान थे, जमीन के जो मालिक हुआ करते थे, उनसे मालिकाना छीन लिया था और जो जमींदार्स को ऑनर बना दिया था और इनको छूट दे दी थी कि जितना भी कर वसूल सकते हैं वसूलें, जितना भी वसूल सकते हैं। लेकिन इन्हें सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड कॉस्ट में पे करना होता था। तो इस तरह से जो किसान जो थे उनको कुछ नहीं मिल पाता था, बिल्कुल सफिशिएंट, केवल खाने के लिए ही मुश्किल से फसल बचती थी। उनको कोई सरप्लस नहीं मिल पाता था जिससे वो उसे बेचकर कुछ लाभ कमा सकें। और एक बात और है, उन्होंने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कोई रेवेन्यू खर्च नहीं किया। जमींदार जो थे लग्जरियस लाइफ जीते थे और फुल खर्च करते थे, अपनी मस्ती करते थे। तो अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से किया। हमारी इंडस्ट्री जो थी, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे जो फॉरेन ट्रेड के लिए जाते थे, तो उसके एक्सपोर्ट पे हैवी टैक्स लगा दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ताकि ये महंगा हो जाए और जा ना पाए। और जो बाहर से जो हमारा क्या कहते हैं, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स जो बाहर से आते थे, जो बाहर से बना हुआ माल आता था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया उनके देश से, तो उस पर जो है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, उसको बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया था, ताकि वो उसकी जो डिमांड जो थी वो इंडिया में बढ़ गई और वो ज़्यादा से ज़्यादा आ गया। इससे जो है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए। तो अब चलते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से बर्बाद किया इन्होंने हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। उन्होंने क्या किया, हमारे जो रॉ मटेरियल था, कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे बिल्कुल फ्री में, एकदम ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट था। और जो वहाँ से जो ब्रिटिश गुड्स लाते थे बिल्कुल ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स पे लाते थे, जिससे जो है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स खत्म हो गए हमारे एकदम। हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो है बिल्कुल खत्म हो गया। उस टाइम पे मशीनें थी नहीं, बेसिक मशीनें भी नहीं थी हमारे देश में, तो इसलिए हम कुछ माल बना नहीं सकते थे। हमें उनके बने हुए माल पे निर्भर रहना पड़ता था। हम जो बनाते थे वो महंगा होता। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द वे ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि फीचर्स क्या क्या थे इंडियन इकोनॉमी के एट द वे ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले बात आती है, तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। यानी कि बहुत ही पिछड़ी या निष्क्रिय, नो ग्रोथ वाली इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, यानी कि इसमें कोई ग्रोथ ना हो, लिटिल और नो ग्रोथ, पर कैपिटल इनकम जिसकी वेरी लो हो। तो उस टाइम पे क्या था, पर कैपिटल इनकम वेरी लो थी। तो बिटवीन 1860 टू 1925 जो हमारी पर कैपिटल ग्रोथ रेट थी, वो उस टाइम पे थी 0.5%। और इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो बिटवीन 1925 टू 1950 दिस बिकम 0.1% ओनली। ये इस तरह से हमारी ग्रोथ रेट थी। आप समझ सकते हैं कितनी लो हमारी ग्रोथ रेट थी। और जो पॉवर्टी थी, पॉवर्टी वाज ऑन इट्स पीक। यानी कि जो गरीबी थी हमारे देश में वो बिल्कुल टॉप पे थी, अपने पीक पे थी। तो ये 3 चीजें हो गई हमारी इंपॉर्टेंट। नो ग्रोथ, बिल्कुल ग्रोथ नहीं थी। और पर कैपिटा इनकम हमारी जो थी, ग्रोथ रेट जो थी वो बहुत ही लो थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी।
बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब है हमारी जो इकोनॉमी थी बहुत ही पीछे थी, बाकी देशों की तुलना में बहुत ही पीछे थी उस टाइम पे। तो बिटवीन 1947 टू 1948 जो हमारी पर कैपिटल इनकम जो थी, हमारी पर कैपिटल इनकम हमारी जो थी लगभग 230 रुपए थी, ओनली 230 रुपए उस टाइम पे। और जो हमारे जो बेसिक नीड्स होती थी हमारे लोगों की, हमारे इंडियंस की, वो भी बहुत ही मुश्किल से पूरी हो पाती थी। शेल्टर क्लॉथिंग, जैसे कि हमारी हो गई शेल्टर क्लॉथिंग, फूड, ये हमारी होती हैं बेसिक नीड्स। तो इनको भी, ये भी इनसफिशिएंट थी हमारी, इनको पूरा करने में जो आदमी जो थे वो सक्षम नहीं थे पूरी तरह से। तो अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस का मतलब है हमारे जो इकोनॉमी थी उसमें जो कृषि की जाती थी हमारे देश में उस टाइम पे बहुत ही पीछे थी। मुश्किल से 660 किलोग्राम जो पर हेक्टेयर हमारे गेहूं हुआ करते थे, और जो वीट तो हो गया हमारा, और राइस जो थे 665 केजी पर हेक्टेयर होते थे उस टाइम पे, 660 केजी पर हेक्टेयर, ये हो गए वीट, एंड राइस 665 केजी पर हेक्टेयर उस टाइम पे होता था। आप समझ सकते हैं कितना लो था ये आज की तुलना में। और इसके बाद जो नेक्स्ट 2019-18 की जो आंकड़े बोलते हैं वो बताते हैं कि 3065 केजी पर हेक्टेयर हमारा गेहूं बढ़कर हो गया था, और राइस जो हो गया था 2035 केजी हो गया था हमारा। तो उस टाइम पे बिल्कुल एग्रीकल्चरल में बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट था, और जो एग्रीकल्चरल था उसके लिए कोई इरिगेशन मतलब डेवलप्ड सिस्टम नहीं था उसकी सिंचाई के लिए। तो अब चलिए आगे चलते हैं। अगली हेडिंग इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। यानी कि इंडस्ट्रीज के मामले में भी हमारा देश जो था पीछे था। जो बेसिक हमारी हैवी मशीन्स जो थी, हैवी प्रोडक्शन वाली, बेसिक प्रोडक्शन वाली जो मशीन्स थी, वो भी, उनकी भी संख्या बहुत ही कम थी। नो और वेरी लेस नंबर ऑफ हैवी बेसिक प्रोडक्शन मशीन्स। जो बड़ी मशीनों की जो बेसिक नीड्स हमारी जो पूरी करती थी उनकी संख्या बहुत कम थी। इसके कारण हमें ब्रिटिश से बने हुए गुड्स पे निर्भर रहना पड़ता था, और कोई जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही लो। तो लेस नंबर ऑफ हैवी बेसिक प्रोडक्शन मशीन्स एंड नो प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स। उस टाइम पे मशीन्स का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा था, और डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश गुड्स। हमें ब्रिटेन से बने हुए गुड्स पे निर्भर रहना पड़ता था, और कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। और क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज टोटली रूइंड। हमारी जो छोटे छोटे उद्योग हुआ करते थे, और जो कुटीर उद्योग थे, कॉटेज इंडस्ट्री हमारी जो थी वो बिल्कुल एकदम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। और हमें क्या था, डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश गुड्स, हमें ब्रिटिश गुड्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे मशीनें थी नहीं और मशीनों का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग है रैम्पेंट पॉवर्टी। ये इसी टॉपिक की सब हेडिंग्स हैं। तो रैम्पेंट पॉवर्टी का मतलब है बहुत ही निंदनीय स्थिति थी हमारे लोगों की, जनता की, हमारे देश की, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी। बेसिक नीड्स उनकी पूरी नहीं हो पा रही थी, शेल्टर मिल नहीं पा रहा था, क्लॉथिंग नहीं हो पा रही थी, और सिंपल सी बात है, उनकी इनकम तो जीरो थी ही थी, क्योंकि इनकम से ही सब कुछ होता है, पैसे के बिना कुछ नहीं। तो उस टाइम पे बहुत ही गरीबी थी, नो शेल्टर, नो फूड, नो क्लॉथिंग। एंड अब अगला है हमारा पुअर और लो इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर या फिर लो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों था? क्योंकि वहां उस टाइम पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं था, डेवलपमेंट के नाम की कोई चीज नहीं थी। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए था क्योंकि पावर जनरेशन कैपेसिटी जो थी हमारी कंट्री की वो थी केवल 2100 मेगावाट ओनली। उस टाइम पे पावर जनरेशन जो थी, पावर जनरेशन। और क्या था? रेलवे लाइंस जो थी, रेलवे लाइंस केवल 53,161 या 166 कुछ थी किलोमीटर केवल। और क्या था? पक्के रोड्स जो थे उस टाइम पे ओनली एंड ओनली 155,000 किलोमीटर। यानी कि इतनी निंदनीय स्थिति थी कि जो पावर जनरेशन कैपेसिटी थी केवल 2100 मेगावाट थी, और रेलवे लाइंस केवल 53,000 किलोमीटर तक ही थी। और ये जो हमारी पक्के रोड से जो हमारी कंट्री में 155,000 किलोमीटर ही थे। तो आप समझ चुके होंगे ये टॉपिक हमारा फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द वे ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि बहुत ही बुरी कंडीशन थी हमारी इकोनॉमी की